टू माई स्टूडेंट। आज हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन का एक और पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है, कौन कौन सी एजेंट है जो ये करवा रही होती है, हम किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सी केयर होती है, कैंसर और डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन: नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है कॉज ड्यू टू द मल्टीपल कॉज एंड आर नॉट पास और ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है यूजली वायरल, जिस तरह से इन्फ्लुएंजा हो गया, जिस तरह से कोविड-19 हो गया। वो क्या होता है, ड्रॉपलेट्स या एक्जिमा हो गया, या और सोरियोसिस वगैरह भी। अब तो कहते हैं कि मे भी कुछ स्टडीज़ मैंने देखी कि सोरियोसिस भी जो है ना वो कम्युनिकेबल में आ जाती है, बट यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा क्लैश है। वो डिजीज़ जो एक से दूसरे को लगे वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल। वो डिज़ीज़ जो एक से दूसरे को ना लगे वो कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, जिस तरह से कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया। मोर देन 9 मिलियन ऑफ ऑल दैट एट्रीब्यूटेड टू द नॉन कम्युनिकेबल अगर बिफोर द एज ऑफ 60। अच्छा, ये जो प्रेवलेंस बताई जाती है या फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज़ बताई जाती है वेस्ट की बताई जाती है। अगर मैं आपसे पाकिस्तान की बात करूं तो मिलियंस ऑफ डेथ होती है इसी वजह से। किस वजह से हो रही होती है? एड्स, सॉरी, आई एम सो सॉरी, डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, कैंसर्स की वजह से। तो पाकिस्तान में भी इसका डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और 50 to 60 जो है ना वो पीक एजेस हैं आपकी, मतलब 50 to 60 एंड 60 to 70 सेकेंड पीक आपकी जो एजेस है। पाकिस्तान में जो एवरेज जो एज है वो फ़ीमेल की ज़्यादातर जो है वो 60 हो जाती है, और मतलब ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो तकरीबन जो है ना वो 60 तक ही सर्वाइव कर रही होती हैं। फ्यू ऑफ देम सर्वाइव मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कौन कौन सी आ जाती है आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आ जाती है रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, हाइपरटेंशन वगैरह, डायबिटीज़ मेलाइटस आ जाती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और कैंसर। ये 4 वो डिजीज़ हैं जिसकी वजह से मेजर रेशो पाकिस्तान के अंदर आ रहा होता है, डेथ प्रिवेलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं हमारे यहाँ टोबैको यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिज़िकल एंड इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, रिस्क फैक्टर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पेशेंट कहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, टुवर्ड्स दी डेथ। रिस्क फैक्टर क्या है हमारे यहाँ पे? स्मोकिंग बहुत है, गुटखा कंजप्शन बहुत है। अब तो हमारी सोसाइटी के अंदर कंजप्शन तो अल्कोहल भी बढ़ गया है। ठीक है, बट वेस्ट के अंदर ये बहुत कॉमन होता है। बैड लाइफस्टाइल है, डाइट हमारी अच्छी नहीं है, बहुत मिलावट होती है। फिज़िकल इनएक्टिविटी है क्योंकि हम फिज़िकली एक्टिव इतने होते नहीं है। इनसफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज है, यहाँ पे जो है कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्रॉपर यूनिट्स नहीं है, स्पेशली जो आपके गाँव देहात के एरियाज़ होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो प्रॉपर हमारे पास नहीं है। और दूसरा चीज़ है, एक साइड शायद मिस हो गई है, नो प्रॉब्लम। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इज़ कॉज बाय द डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हम सबको पता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ क्या होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपका कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ आ जाता है, हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट यंग पेशेंट्स के अंदर इसकी प्रेवलेंस बहुत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, चाय बार बार, और स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस बहुत है, फैमिली स्ट्रेस बहुत है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत है। ये सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे होते हैं तो किसी भी पेशेंट को, यंग पेशेंट को क्या करवाते हैं, सडन कार्डिक डेथ या कार्डिक अरेस्ट, जो कि मेल्स में बहुत कॉमन है, यंग मेल्स के अंदर। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक की प्रेवलेंस भी हमारे हमारे कंट्री के अंदर आपको हर डिज़ीज़ की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, अब क्या रीज़न्स क्या है? हमारे यहाँ हर चीज़ की जो है ना वो एक्सेस क्वांटिटी आपको मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूँ स्मोकिंग, तो बहुत लोग ले रहे हैं। गुटखा एडिक्शन, पान एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँगी फास्ट फूड्स, जंक फूड और ये जो ठेले के खाने होते हैं बहुत एक्सेस क्वांटिटी के अंदर ले रहे होते हैं। सॉल्ट, मिर्च मसाले, आपके पैकेट वाले मसाले जो एक्सपायर हो रहे होते हैं उसके बाद भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, इट्स अ स्लो पॉइजन, वो बहुत है। हाइपरटेंसिव हर बंदा है। अब तो यंग एज के अंदर भी हाइपरटेंशन कॉमन हो गया। आपको टीनेजर्स में बहुत सारे केसेस मिलेंगे हाइपरटेंशन के। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़,
रिमोटिक हार्ट डिजीज़, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट फेलियर, ये सारे के सारे जो है ना एक कॉजेज़ होते हैं। और ये क्या चीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो इसी के अंदर आ रही होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ किससे बनती है, इन सारी डिजीज़ से मिलती है और ये उसी के अम्ब्रेला में आते हैं। ऑल्दो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आर द मेजर किलर्स इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह से मैंने आपको बताया। Of 80% of the premature death from the main cause could be avoided by controlling the main factors। अब मेन फैक्टर्स को कंट्रोल करें तो मे भी ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करती हूँ तो क्या करना होता है, आपने अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, एंगर को कंट्रोल करना है, रिलैक्सेशन थेरेपी, योगा, एक्सरसाइजेस और हाई सॉल्ट इनटेक फूड्स आपने नहीं लेने, मिर्च मसालों वाले ज़्यादा आपने खाने यूज़ नहीं करने, ज़्यादा आपने फास्ट फूड्स यूज़ नहीं करना और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो कि मीट्स वगैरह से रिलेटेड होती है, रेड मीट होता है, ये मतलब आपने बहुत कंट्रोल में रखना है। आप जब इन चीज़ों को आप कंट्रोल में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिस्क फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास है स्ट्रोक के ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो ऑफिस वर्कर्स के अंदर हो रहे होते हैं। ये मैंने एक रीसेंट स्टडी देखी है और उसके अंदर मैंने एक ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि स्ट्रोक किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रोक उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनका सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बनस्बत उसके जिनका वॉकिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई चलते फिरते काम कर रहा है, उसमें स्ट्रोक की प्रेवलेंस इतनी नहीं है। वो लोग जो 8 to 8 ऑफिस जाते हैं, अक्सर 40+ के बाद स्ट्रोक की प्रेवलेंस या फ्रीक्वेंसी उन लोगों में ज़्यादा है। ये मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ क्योंकि मैं डिफरेंट रिसर्चेस को टाइमली स्टडी करती रहती हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यू कैन स्टडी एज वेल, आप पबमेड पे जाएँ, आप गूगल स्कॉलर पे जाएँ, एनीवेयर यू कैन गो। अच्छा, रीज़न क्या होता है, एम्बोलाई बन सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है ना, तो वो और फिर क्या हो जाता है, बैठे रहते हैं, फिर खाना इनटेक, खाना खाया और फिर क्या हो जाता है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि हम कोलेस्ट्रॉल इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो हमारे जो वेसल्स हैं वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है, और वो कहीं पे भी जो है ना जाके ऑक्लूड हो सकता है, किसी भी आर्टरी या वेन को नैरोइंग कर सकता है, तो ये एक स्ट्रोक का बहुत बड़ा कॉज है। और कौन कौन से इसके फैक्ट फिगर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कॉजेज मोर देन हाफ ऑफ ऑल डेथ अक्रॉस द यूरोप रीजन। ये सिर्फ यूरोप रीजन की बात है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर प्रेवलेंस और भी ज़्यादा है। अब्रॉड के अंदर क्या होता है, एवरी 6 मंथ बाद क्या होते हैं, जीबी के पास विजिट्स हो रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस चल रहा होता है, ईसीजी भी हो रहा है, हार्ट मॉनिटरिंग भी हो रहा है। अगर किसी भी पेशेंट को थोड़ा सा भी कार्डिक रिलेटेड सिम्टम्स आया है तो वेस्ट के अंदर आपको कोई भी हॉस्पिटल या वहाँ का सिस्टम्स आपको जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आपको पूरा का पूरा इवैल्यूएट नहीं कर लेगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने खुद वहाँ पर देखा है। अगर सिर्फ कफ भी आ गई है ना तो उसको भी इतना रूल आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। बेशक एलर्जिक कफ हो रही हो कि एलर्जी की वजह से ये है, बट वंस यू रिपोर्टेड, आप जीपी के पास गए कि आपको कफ है और आपको मेडिसिन चाहिए, तो उसके बाद वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो आपके हर तरह के टेस्ट करवाएंगे, हर तरह के, आपके एक्सरेज भी हो रहे होंगे, आपके सीटी स्कैन भी हो रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है ना वो हेल्थ पे बहुत फोकस किया जाता है। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड है, अगर आपका ब्लड प्रेशर, आप हाइपरटेंसिव है और वहाँ पे मालूम होता है, मतलब क्यों पता होता है, क्योंकि जीपी के पास जाते हैं, वहाँ पे आपका जो है वो अपॉइंटमेंट बनता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो इनके सारे रिकॉर्ड में होता है ना कि आपकी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं जो हाइपरटेंसिव है क्या, तो वो आप लोग मंथली वो आपको कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका न्यूट्रिशनिस्ट के साथ विजिट होता है, आपका कार्डियोलॉजिस्ट के साथ विजिट वो फिक्स करवा रहे होते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिहैब डिपार्टमेंट के साथ आपके विजिट्स करवा रहे होते हैं, तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो डेथ प्रिवलेंस है वो कम है कंपैरेटिवली। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो ना वो मेडिसिन लेगा, ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा, नथिंग, वो कुछ भी किसी भी किस्म की केयर नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए हमारी कंट्री में हर डिज़ीज़ की प्रिवलेंस सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं कंट्रीज़ में मिलेगी, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। नेक्स्ट 80% ऑफ द प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक इज़ प्रिवेंटेबल। 80% प्रिवेंटेबल होते हैं। हाउ इट इज़ प्रिवेंटेबल? थ्रू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन। 60% to 70% आपका जो कंट्रोल आता है किसी भी डिज़ीज़ को, जो कि आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है एक्सेप्ट कैंसर, वो किस चीज़ पे आता है? आपके मॉडिफिकेशन, आइदर इट्स अ डाइट मॉडिफिकेशन और द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? A person's genetic makeup, the foundation of adult health are laid in early life, socio-economical group, mental health, diet,
ओवरवेट एंड ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, टोबैको। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की प्रिवेंशन किस तरीके से होती है, आप फोकस कर सकते हैं ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। आप फोकस करें रिस्क फैक्टर्स को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के। इम्प्लीमेंटिंग मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए हर बंदे की रिस्क को, ताकि एवेलुएट किया जा सके। प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट टू दोज हु रिक्वायर इट। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हो, ईजीली एक्सेसिबल हो। इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो कार्डियोलॉजिस्ट ऑब्वियसली आपको वो दे रहे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स वो देख रहे होते हैं। अच्छा, अब्रॉड के अंदर ये भी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं, अगर आपके दोनों पेरेंट्स हाइपरटेंसिव है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके बच्चों का रिकॉर्ड डेफिनेटली अपने पास रखते हैं, और रिपीटेडली आपके पास जो है ना वो कॉल्स आ रही होती हैं, या आपके पास जो है वो आ रहे होते हैं, लेटर्स आ रहे होते हैं हेल्थ सिस्टम के NHS के थ्रू कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिम्टम्स तो उन लोगों में डेवलप नहीं हो गया कि दोज हु आर प्रोन टू मोर डेवलप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, आपके बच्चे वगैरह, तो वहाँ पे बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है। It has been predicted that mortality from coronary artery disease in the United Kingdom could be the halved by small change in the cardiovascular factor। मैंने आपको बताया वेस्ट में हर चीज़ पे बहुत काम हो रहा है, उसके बाद भी वहाँ पे जो है वो क्या है, वहाँ पे प्रेवलेंस होती है। अच्छा, इसका मैं एक रीज़न बताऊँ, मैं आप लोगों को बहुत ये जो मैंने वहाँ पे रहने के बाद ऑब्ज़र्व किया है कि यूरोप साइड पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का क्या कॉज है। मैं आपको सीरियसली बिल्कुल एविडेंस बेस के तौर पे मैं आपको ये बता सकती हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेस। अब आप बोलेंगे वहाँ क्या स्ट्रेस हो सकता है, हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस है। मैं आपको बताती हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। पहली चीज़ वहाँ पे स्ट्रेस होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है कि आपको कोई छोड़ गया, लाइक अकेले, लोनलीनेस जो है, अकेलापन, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ गई, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ गया, तो ये उनके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। नेक्स्ट उनके पास होता है कि उनके पास ऐसे वाले स्ट्रेस नहीं होते कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है या डाइट के रिलेटेड स्ट्रेस है। दूसरा, उनकी बॉडी स्ट्रेस में क्यों होती है, क्योंकि दे आर एडिक्टेड टूवर्ड्स अ बैड थिंग्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे होते हैं, ड्रग्स का यूज़ बहुत कर रहे होते हैं, और फिर जब नहीं मिलता तो एंगरनेस, हाइपरनेस, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा उधर ये सबसे बड़ा एक कॉज है जहाँ पे ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वहाँ पे डेवलप हो रही होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये क्यों इतनी ज़्यादा है, हमारी कंट्री के अंदर ये डाइट इनसफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लैकिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस किसका आ रहा है, आपकी फैमिली का आ रहा है, बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, फैमिली बर्डन, जॉब का प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। फिर महंगाई, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रेस्टलेसनेस, दूसरा ये सुबह जाते हैं रात में आते हैं, और फिर भी इस तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर एक दुकानदार है, आपको पता है ये बिज़नेस कम्युनिटी है, जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके अंदर सीरियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऑफिस गोइंग पीपल, जो कि अच्छी अच्छी पोस्टों पे होते हैं, लेकिन उन्हें भी होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो उसका क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि ऑल द टाइम दे यूज़ टू डू बार्गेनिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। कस्टमर्स आ रहे हैं, बार्गेनिंग हो रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हर वक्त स्ट्रेस के अंदर रखी होती है, फिर ये एक बहुत बड़ा रीज़न आ जाता है। अच्छा, वेस्ट के अंदर क्या है, हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके पाकिस्तान के साथ इसको एसोसिएट करूँ कि हमारे यहाँ पे जो है इस वक्त क्या चल रही है, प्रेवलेंस और मोर्टेलिटी। अच्छा, अब आप किस तरह से वेस्ट ने इसको कंट्रोल किया है, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करते हैं, जैसे कि वो ये स्मोकिंग हैबिट्स वगैरह को डिक्रीज़ करने से बहुत हद तक इन लोगों ने कंट्रोल पा लिया है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है 80% ऑफ द रिडक्शन इन कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ मोर्टेलिटी इन फिनलैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1972 से 1992। दिस इज़ द आइडियल पीरियड फॉर द फिनलैंड इज़ अ कंट्री जो कि यूरोप के अंदर आती है। उन लोगों ने इतना ज़बरदस्त कंट्रोल किया था कि एवरीवन गॉट शॉक्ड। इतना ज़बरदस्त कंट्रोल तो आज के दौर में भी नहीं मिल रहा होता। रीज़न क्या होती है, उन्होंने बहुत काम किया 25 से लेके 84 ईयर्स की एज तक। आपको पता है वहाँ पे लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ लाइन जो है ना, बाहर कंट्रीज़ के अंदर जो एक एवरेज सर्वाइवल एज है वो तकरीबन 100 होती है, 100 प्लस पे भी जाते हैं, 80-90, तो वहाँ पे नॉर्मली जो है ना वो डेथ हो रही होती है। और दे आर कंसिडरिंग 50, 55, 60, 65 ईयर्स एज इज़ अ वेरी यंग एज। और हमारे यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, ओल्ड एज
50 के बाद ओल्ड एज कह रहे होते हैं और 70 के बाद ओल्डर एडल्ट। बट वेस्ट के अंदर क्या होता है, अप टू द 70 दे आर द एडल्ट, और मतलब उनको यंग कंसिडर कर रहे होते हैं, और 70 प्लस को ओल्डर एडल्ट, 70 80 90 प्लस पे जाके दे कंसिडर ओल्डर एडल्ट। तो ये एक रीज़न थे कि बहुत अच्छा कंट्रोल आया। वो दे डिड, उन्होंने काफ़ी काम किया किस चीज़ पे, डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग कंट्रोल्स प्रोग्राम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। लाइफस्टाइल के अंदर आप हाउ कैन यू ईट अ कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड्स, किस तरीके से आप कर सकते हो, तो दे वर्कड अ लॉट। इफेक्टिव मेजर्स आर अवेलेबल फॉर पीपल एट हाई रिस्क। हाउ? For example, combination drug therapy such as aspirin and beta blockers, diuretics and statin can lead to a 75% रिडक्शन। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपके घर में आपके पेरेंट्स वगैरह जो भी हाइपरटेंसिव हो, आप उनके पास देखें डिफरेंट टाइप की टेबलेट्स होती हैं। अब आप बोलेंगे ब्लड प्रेशर है तो एक टेबलेट और दैट्स इट, कभी भी उनके पास एक मेडिसिन नहीं होगी। वो मॉर्निंग में अलग ले रहे होंगे, इवनिंग में अलग ले रहे होंगे, और कॉम्बिनेशन टाइप की ले रहे होंगे, या तो लोपरिन ले रहे होंगे या एस्पिरिन वगैरह डेफिनेटली इनटेक करे होंगे। किस लिए? ताकि ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट कर सके, थिनिंग ऑफ ब्लड हो सके, थिकनिंग ऑफ ब्लड को अवॉइड कर सके। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर के नाम से मेडिसिन आ रही होती हैं। बीटा ब्लॉकर बेहतरीन ग्रुप है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तो बीटा ब्लॉकर्स के साथ डेफिनेटली डायरेक्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो एस्पिरिन दे रहे होते हैं, उसके साथ क्या ऐड कर रहे होते हैं, डायूरेटिक्स ऐड कर रहे होते हैं, और स्टैटिन नोन एज एन एंटी कोलेस्ट्रोल एजेंट। ठीक है, कोलेस्ट्रोलीमिया को कम करने के लिए स्टैटिन्स दिए जाते हैं। तो अक्सर आप नोट करिएगा डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद अपने घर में जो आपके भी जो भी लोग हैं जो भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, सुबह के अंदर वो 2 या 3 गोलियाँ मिला के खा रहे होते हैं, और फिर रात को 2 गोलियाँ डेफिनेटली खा रहे होते हैं। वो इसलिए दे रहे होते हैं सुबह के टाइम डायूरेटिक्स, ताकि जो है ना वो एडिमा से प्रिवेंट हो सके, और एक और उनके पास होगी कोलेस्ट्रॉल से प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, इसका देने का मकसद ये होता है अगर कोई पेशेंट ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन ड्रग यूज़ कर रहा है तो ऐसे पेशेंट के अंदर 75% तक रिडक्शन आ जाती है। किस चीज़ से रिडक्शन आ जाती है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक से प्रिवेंट हो जाता है। आपने सुना होगा कि एस्पिरिन वगैरह जो है वो प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक। या व्हेनेवर एनीवन केम टू योर ओपीडी और विद द कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, हार्ट पेन, तो सबसे पहले उसको डिस्प्रिन दी जाती है। अगर आपके घरों में भी यही होता है कि लोप्रिन और डिस्प्रिन आपको रखनी चाहिए हर टाइम जब किसी को चेस्ट पेन हो, या ओल्डर एडल्ट हो, इस तरह की सिचुएशन हो, तो या बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, दिस इज द क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ हार्ट अटैक। तो ऐसे में आपने इमीडिएटली क्या देना होता है? आपने एस्पिरिन वगैरह देनी होती है। बट मैनी सच इंटरवेंशन आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट हाफ ऑफ द कोरोनरी पेशेंट। इसका रीज़न क्या होता है? ये कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर होता है, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या डिसीजन नहीं ले रहे। ज़रूरी नहीं कि अगर आप यही कॉम्बिनेशन रखें तो पेशेंट प्रोटेक्ट हो सके। समटाइम्स किसी को एंजियोप्लास्टी की नीड होती है, किसी को पेस मेकर इम्प्लांट की नीड होती है, तो डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट सिनेरियो। वी आर एट द पॉइंट कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ एंड स्प्रेड, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है, मैलिग्नेंसी में चला जाता है पेशेंट। द चेंज में बी स्टार्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट रिलेटेड जेनेटिक बॉडी फैक्टर। एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, व्हाट डज मीन बाय एक्सटर्नल एजेंट? गुटखा पान वगैरह ये जो खा रहे होते हैं उससे मुंह के कैंसर्स हो रहे हो जाते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट भी इसका कॉज हो सकता है। लंग कैंसर्स हो गए, किडनी कैंसर्स हो गए, या अल्कोहलिज्म की एडिक्शन की वजह से। तो इसका कॉज क्या होता है? एक्सटर्नल भी होता है, इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर भी होता है इसके अंदर। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ नॉर्मल सेल इनटू अ ट्यूमर सेल इज़ अ मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है कि अभी बिनाइन स्टेज के ऊपर है, फिर बिनाइन स्टेज के बाद वो मैलिग्नेंसी में जाएगा, तो कितने एरिया तक जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, मेटास्टेज हो जाएगा। ठीक है, मेटास्टेसिस मैलिग्नेंसी और मैलिग्नेंसी में जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है, लोकलाइज्ड है या फिर बिल्कुल फैला हुआ है। तो देयर आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड देयर इज़ अ डिफरेंट ट्रीटमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, इट डिपेंड्स। ट्यूमर कैन बी ट्रीटेबल, ठीक है, और उसकी सर्जिकल प्रोसीजर भी है कि एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, निकाल लिया ट्यूमर, पर वेंस इट्स गो इनटू अ मैलिग्नेंसी, मेटास्टेसाइज हो जाए तो उसके बाद इट्स नॉट पॉसिबल। फिर तो कीमोथेरेपी होता है, जितना वो स्प्रेड हुआ है कीमो किया, फिर जला दिया, फिर वो बढ़ जाता है, फिर कीमो किया, फिर वो, और मैलिग्नेंसी बिल्कुल ही लास्ट स्टेज आ जाता है जिसके अंदर वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जहाँ जहाँ जाएगा वो एरियाज अफेक्ट हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन जेनेटिक फैक्टर एंड एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। कैसे? फिजिकल कार्सिजेंस कौन कौन से होते हैं? अल्ट्रावायलेट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन,
एंड एस्पिटोस ये हो सकता है। केमिकल कार्सिनोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, विनाइल क्लोराइड, ये बैंथा पैथोजेंस होते हैं, टोबैको वगैरह, जिस तरह से मैंने आपको बताया आप गंदा पानी पी रहे हैं। अच्छा, कैंसर, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर डेथ, लंग, ब्रेस्ट, कोरेक्टर, स्टमक एंड लिवर कैंसर बहुत डेंजरस होते हैं और इसकी डेथ प्रेवलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। और हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, लंग कैंसर्स होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि दे आर मोर प्रोन, एडिक्टेड किसके होते हैं, वो लोग अल्कोहलिज्म के होते हैं, ड्रग्स के होते हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है अमंग मैन। और वुमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर बहुत कॉमन है। इसकी भी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, हाई क्लास है, वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, आपको ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट कर रही होती है। दोज वुमेन हु ब्रेस्ट फीड देयर किड्स और इन्फेंट, उसके अंदर ये चांसेस 30 to 40% रिड्यूस हो जाते हैं कंपैरेटिवली दोज फीमेल्स हु डू नॉट ऑफर देयर किड्स और इन्फेंट ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ कैंसर लेवल आर वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग। हर कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई कंट्री, आर कंट्री, हमारे यहाँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं की जा रही, ठीक है। तो गर्ल्स के अंदर जो है वो सिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा वैसे कॉमन होती जा रही है। तो ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसके अलावा लंग कैंसर, स्मोकिंग कितनी ज़्यादा हो रही होती है, बहुत बड़ा एक कॉज है। सेकेंड प्रेवलेंस हमारे पास लंग कैंसर्स की आ जाती है। फिर लिवर कैंसर अल्कोहलिज्म की वजह से जा रहा होता है और इंडिया टॉप लीडिंग जो है कंट्री एंड लिवर कैंसर्स की वजह से। रिस्क फैक्टर्स कौन से, टोबैको यूज़, अनहेल्दी डाइट ठीक नहीं है, फिजिकल एंड एक्टिविटी मैंने आपको बताया, अल्कोहल के बारे में, इन्फेक्शंस हो गए, हेपेटाइटिस बी, सी। तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो किस पे, जो ये पैरोजेंस है ये इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके ऑर्गन्स के ऊपर। रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। WHO अप्रोच टू कैंसर एज 4 पिलर्स, प्रिवेंट करें, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होनी चाहिए और अच्छी वाली केयर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि और किस किस तरीके से किस कैंसर को किस किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर।